नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्र ऑनलाइन क्लास में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 5 अर्थात वंशागति एवं विविधता के टॉप मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि नीट परीक्षा और बोर्ड एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ साथ प्रत्येक प्रश्न का यदि आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और लास्ट में आप स्कोर भी बताएंगे जिससे कि आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग सकेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है वंशागति की इकाई क्या है अर्थात यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। गुणसूत्र, जीनोटाइप, फिनोटाइप या जीन। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा वो आप बताएं और नो डाउट आपने इसका सही आंसर ज़रूर दिया होगा और वो सही आंसर हो जाएगा जीन। इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। जीन ही वंशागति अर्थात आनुवंशिकी की इकाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगे क्योंकि क्वेश्चन हमने कई कैटेगरीज में लिए हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, कुछ मीडियम हैं और कुछ हार्ड हैं। तो इसका सही आंसर अगर यदि आप देते हैं तो समझ लीजिए आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार किया है। यदि अभी तक आपने इस चैप्टर को तैयार नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट रूप से एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझाया है। तो जा करके वहाँ से इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की लिंक आपको मिल जाएगी जिसमें जितने भी पार्ट हैं उनसे आप जाके तैयारी कर सकते हैं। तो नो डाउट जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जीनोटाइप। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। और जो लक्षण का जो प्रारूप होता है, लक्षण प्रारूप होता है, उसको फिनोटाइप कहा जाता है। और जो जीन आगे चल करके प्रबल होते हैं या प्रभावी होते हैं उनको प्रबल जीन कहते हैं। और एलिस जो होते हैं वो जीन के वेरिएंट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है। तो आई थिंक इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कमेंट बॉक्स में इसका तो आंसर आप ज़रूर दें। ऑप्शन है 48, 46, 50 या 40। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 46। या अगर दिया हो एग्जाम में 23 जोड़े तो 23 जोड़े भी आप सही लगा सकते हैं क्योंकि 23 दूना 46 होता है अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। एलील के पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है या एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है। संसेचन, पारगमन, अर्धसूत्रण या विदलन। अर्थात जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं वो कब पृथक होते हैं। मान लेते हैं क्रोमोसोम है तो ये कब पृथक होंगे, ये पृथक होते हैं अर्धसूत्रण में। कब पृथक होते हैं, अर्धसूत्रण में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसूत्रण में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रसंस्करण प्रयोग में किस पर किया था। ड्रोसोफिला, कबूतर, उद्यान मटर या जंगली मटर। जंगली मटर, उद्यान मटर, कबूतर, ड्रोसोफिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्यान मटर और उसका क्या नाम था, पाइसम स्टाइवम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीन प्रारूप द्विगुणित संकर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा जीन प्रारूप जो है वो द्विगुणित संकर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। सहलग्नता के सिद्धांत का, प्रबलता के सिद्धांत का, पृथक्करण के सिद्धांत का या स्वतंत्र अभियोन का सिद्धांत का। तो स्वतंत्र अभियोन का सिद्धांत दिया था, पृथक्करण का दिया था, प्रबलता या प्रभाविता का दिया था उन्होंने, जबकि सहलग्नता का सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था। यदि आपको याद है कि सहलग्नता के बारे में किसने बताया था तो कमेंट बॉक्स में आप उन वैज्ञानिक का नाम ज़रूर लिखें क्योंकि सहलग्नता हमने बहुत डिटेल से आपको समझाया था। सहलग्नता और जीन पारगमन। क्लियर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहलग्नता मेंडल ने नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडल का जन्म जो था वो किस देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किसने किया था। तो बेटसन ने किया था। किन्होंने किया था, बेटसन ने किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता। लाल पीला, लाल हरा, पीला हरा या सभी रंग उसको दिखाई नहीं देते। तो इसका आंसर दीजिए आप। चूँकि वर्णांता और हीमोफीलिया आपके सिलेबस में मेंशन है तो सही आंसर ही आपको देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार परीक्षा के लिए। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है।
44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स, 46 प्लस एक्स वाई या 44 प्लस एक्स वाई। तो इसका सही जवाब आप देंगे और सही जवाब हो जाएगा 44 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स और होना चाहिए वो गायब हो जाता है और एक इसमें कम हो जाता है, अर्थात इसमें कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 45 गुणसूत्र होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कारण से वर्णांता का विकास होता है? अधिक मदिरापान से, विटामिन ए की कमी से, अधिक सक्रिय एड्रिनल ग्लैंड से या अनुवांशिकी से? तो जो वर्णांता है एक अनुवांशिक बीमारी है और ये अनुवांशिकी से इसका विकास होता है। मंगोली जड़ता किसके कारण होती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता या लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता या 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि आप जानते होंगे जो मंगोली जड़ता बीमारी है उसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं और इसमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो बढ़ जाता है, वो भी कौन सी जोड़ी का? 21वीं जोड़ी का, अर्थात टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और ऐसे लोग बुद्धू नर नपुंसक होते हैं और अधिकतर 50% बच्चे तो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको किया था मेंडल ने किया था। किन्होंने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है यूक्रोमेटिन से, हेट्रोक्रोमेटिन से या ए व बी दोनों से? तो इसका सही जवाब होगा ए व बी दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? इसका जवाब आप देंगे और तुरंत आप लिखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 16 का, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन 16 का सी, 9:3:3:3:1। और इसको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मधुमक्खी में नर का विकास कैसे होता है? तो नर का विकास होता है अनिषेचित अंडे से होता है और इस प्रक्रिया को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि मधुमक्खी और कीटों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, साथ साथ में पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है? कि जो कारक थे मेंडल द्वारा बताए गए थे वो जोड़ों में होते हैं, तो ये बात भी सही है। लक्षणों का निर्धारण कारकों द्वारा होता है, ये बात भी सही है। यदि कारक जोड़ों में हो तो दो असमान अर्थात अलग अलग हो तो इनमें से एक कारक प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा, तो ये भी बात सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? इसका आंसर आप जरूर दीजिए, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था। कुछ याद आ रहा है आपको? ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पक्षियों में, और इसमें से पक्षी कौन है? मोर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद किसने स्पष्ट किया था या स्पष्टीकरण किसने किया था? मेंडल ने, नगेली ने, मैकलंग ने या बालबियानी ने? तो इसका तो आंसर आपको ज़रूर देना है और आंसर होगा इसका मैकलंग ने। किसने दिया? इस चैप्टर से और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यदि आप चाहेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, तो हम टॉप 20 का नेक्स्ट पार्ट भी इसी चैप्टर का लेकर के आएंगे। साथ साथ में अब आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय की क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को आप बूस्ट करते रहिए और हम आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बार बार रिवाइज करते रहें और अपनी पढ़ाई को धार देते रहें। थैंक यू।